Hello everyone. So today we will discuss some of the economics and finance curves जो इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं और जो करंट अफेयर्स में भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो बहुत मैंशनड होते हैं. तो आज हम वो सब पढ़ेंगे. सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. तो अभी हम शुरू करते हैं ऑल दीज कर्व्स. उससे पहले एक बात समझ लो कि रिग्रेशन क्या होता है. रिग्रेशन कर्व क्या होता है. रिग्रेशन कर्व इज नथिंग बट इट्स अ कर्व दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है कि एक को चेंज करते हैं तो दूसरा कैसे चेंज होता है. इफ लाइक एक्स में चेंज हो रहा है तो वाई फिर उससे कैसे चेंज हो रहा है. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है. तो अब ऐसी कर्व्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स जो होती हैं वो आप समझो कि एक छोटा सा प्रोडक्ट लाइक एप्पल है, उसका प्राइस भी डिमांड एंड सप्लाई डिटर्मिन करते हैं. और कोई फॉरेन करेंसी है, उसका प्राइस भी. तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है डिमांड एंड सप्लाई. हर चीज़ इकोनॉमिक्स में प्राइसिंग उनसे डिटर्मिन की जाती है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स में डिमांड कर्व. तो डिमांड कर्व क्या होता है. डिमांड कर्व हमें रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. अगर प्राइस हाई है तो लोग उसकी क्वांटिटी कम खरीदते हैं. अगर प्राइस कम है तो लोग क्वांटिटी ज़्यादा खरीदते हैं. सेल लगी होती है, सब लोग जाते हैं ना, ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं. तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है. तो ये ग्राफ जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस में एंड क्वांटिटी में. अब ये जो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है. अब ये फ्लैट है, मतलब थोड़ा स्टीप है. वो हमें बताएगा डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव है, कितनी इलास्टिक है. क्या प्राइस के थोड़ा सा चेंज होने से ज़्यादा क्वांटिटी चेंज हो रही है या बहुत ज़्यादा प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी नहीं ज़्यादा चेंज हो रही है. ये सब पता चलता है. अगर ये फ्लैट है, फ्लैट में देखो अगर पहले प्राइस इतना था और पहले क्वांटिटी इतनी थी, अब थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई. पहले ए थी तो अब बी हो गई, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई. ये तब होता है जब कंपटीशन प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है. लाइक कोक एंड पेप्सी हैं, एक का प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगा लोग दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्राइस में बहुत चेंजेस हो तब भी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आता नहीं है. उनका ग्राफ बहुत स्टीप होता है. लेट्स से सॉल्ट. अगर पहले उसका प्राइस ज़्यादा था, लोग पहले प्राइस था इतना और ये थी क्वांटिटी लेट्स से ए. अब प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया पर क्वांटिटी तब भी बहुत ज़्यादा बढ़ थोड़ी जाएगी. अब अगर सॉल्ट सस्ता हो जाएगा तो क्या पहले 1 स्पून यूज़ करते थे, क्या 4 स्पून यूज़ करने लग जाओगे. नहीं. तो कुछ नेसेसिटीज़ के केस में ये ऐसे होता है कि बहुत इनइलास्टिक डिमांड कर्व होता है. तो ये था डिमांड जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग था. अब हम बनाते हैं सप्लाई. सप्लाई और में एक्चुअली में ये रिलेशनशिप उल्टी हो जाती है. जैसे यहाँ पे इन्वर्स थी वहाँ पर डायरेक्ट होती है. सप्लाई में आप सप्लायर के एंगल से सोचो, उसे लगेगा प्राइस ज़्यादा है, चलो ज़्यादा सामान मार्केट में निकालते हैं, मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो क्वांटिटी हाई होती है. प्राइस कम है तो क्वांटिटी वो जो सेल करना चाहता है वो कम होगी. ऐसे ही सप्लाई में जैसे डिमांड में होता है फ्लैट और स्टीप कर्व हमें दिखाएगा कि इनइलास्टिक सप्लाई है या इलास्टिक है. इनइलास्टिक मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते सप्लाई में बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस. इलास्टिक मतलब थोड़ा सा चेंज होगा तब भी बहुत ज़्यादा चेंज किया जा सकता है क्वांटिटी में. अब अगर आपके पास लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं, प्रोडक्शन इश्यूज़ है, जैसे होता है फार्मर्स के केस में प्राइस किसी प्रोडक्ट का बहुत महंगा भी चल रहा है, अब सडनली वो एकदम से उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते. तो इस वजह से सप्लाई में कॉन्स्ट्रेंट्स होने की वजह से हर बार ज़रूरी नहीं होता कि अगर प्राइस एकदम से बढ़ गया तो सप्लाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दे. कई बार इनइलास्टिक सप्लाई होती है. तो ऐसे डिमांड एंड सप्लाई में होता है. अब इनके ग्राफ हम देखते हैं. इनके ग्राफ डिमांड एंड सप्लाई के दोनों जब इकट्ठे प्लॉट होते हैं तो हमें मिलता है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. डिमांड का ग्राफ होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है. सप्लाई का होता है अपवर्ड स्लोपिंग. जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से हमें मिलता है इक्विलिब्रियम प्राइस. ये है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और ये है आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई कर्व. अब हम आते हैं दूसरे कर्व पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स में. न्यूज़ में काफ़ी पढ़ा होगा आपने, फिलिप्स कर्व.
फिलिप्स कर्व क्या बताता है हमें, उससे पहले हम एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, बेसिक रिलेशनशिप। अगर इकोनॉमी में जीडीपी ज़्यादा अच्छा है, मतलब प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, आपकी प्रोडक्शन इज़ हाई, तो नेचुरल सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी हाई होगी, क्योंकि लोगों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेबर चाहिए ना, लोग चाहिए होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट हाई होगी। अब एम्प्लॉयमेंट अगर हाई है तो लोगों को इनकम भी तो ज़्यादा मिलेगी, सैलरीज मिलेंगी ना। अगर एम्प्लॉयमेंट है लोगों के पास तो उनके पास पैसे भी हैं, अगर उनके पास पैसे हैं तो वो चीज़ें भी खरीदेंगे, तो डिमांड हाई होगी। डिमांड किसी चीज़ की हाई हो गई, सब लोगों को वो चीज़ चाहिए, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो प्राइस विल बी हाई। प्राइस हाई होने का मतलब है इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। तो आप समझो एम्प्लॉयमेंट हाई है, एम्प्लॉयमेंट अगर हाई है तो इन्फ्लेशन हाई है। इसका रिवर्स करते हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट लो हो जाएगी, मतलब अगर प्रोडक्शन इकोनॉमी में नहीं हो रही, जीडीपी कम चल रहा है, बहुत रिसेसिव है इकोनॉमी, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, क्योंकि लोगों को जॉब्स ही नहीं मिलेंगी जब कुछ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रहा। जब एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इनकम भी कम होगी, क्योंकि पैसे ही नहीं होंगे, सैलरी नहीं मिलती होगी, जॉब नहीं है तो, पैसे नहीं है तो किसी चीज़ की डिमांड भी नहीं करेंगे, डिमांड नहीं है तो इन्फ्लेशन भी नहीं होगी। तो अब आप देखो कि जब एम्प्लॉयमेंट हाई है तो इन्फ्लेशन हाई है, एम्प्लॉयमेंट कम है तो इन्फ्लेशन कम है, तो एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब ये जो कर्व है ये रिलेशनशिप बताता है अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन में। तो अब वो उल्टा है, अगर एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब एम्प्लॉयमेंट हाई है तब इन्फ्लेशन हाई है, मतलब जब अनएम्प्लॉयमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट हाई का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट हाई का मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है ना, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो इन्फ्लेशन हाई है। तो इसलिए ये इनवर्स रिलेशनशिप है इनके बीच में, जो ये कर्व हमें दिखाता है। लेट्स प्लॉट दिस कर्व। तो कर्व क्या बताता है, ये है कर्व, इनवर्स रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में। अब इस कर्व से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो न्यूज़ में आता है वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, अभी हमने देखा कि जब इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, जीडीपी अच्छा है, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट सब अच्छी है, तब इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होती है। जब कम होती है इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, तो इन्फ्लेशन भी कम है। तो अब स्टैगफ्लेशन में क्या हो रहा है, उल्टा हो गया। स्टैगफ्लेशन मतलब इकोनॉमी स्टैगनेंट है, मतलब ग्रोथ कम है, एम्प्लॉयमेंट भी कम है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, नॉर्मली इस वाले केस में हमने देखा था इन्फ्लेशन कम होती है, इन्फ्लेशन कम होती है। और दूसरा केस क्या देखा था हमने, जब ग्रोथ हाई होती है, एम्प्लॉयमेंट हाई होती है, तो इन्फ्लेशन भी हाई होती है। ये दो सिचुएशन होती हैं। अब ये वाली सिचुएशन क्या होती है, मिक्स है। इसने ग्रोथ तो कम वाली ले ली, स्टैग्नेंट ग्रोथ, और इन्फ्लेशन ज़्यादा वाली की ले ली। तो ये दोनों सिचुएशन में बीच में एक बड़ा सा इशू है। इशू क्या है कि ये जो दो सिचुएशन है, एक जब सारी इकोनॉमी स्लो चल रही है, एम्प्लॉयमेंट भी, इन्फ्लेशन भी नहीं है, उसके जो रेमिडियल मेजर्स हैं वो अलग होते हैं। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट भी कम चल रही है, इन्फ्लेशन भी कम चल रही है, तो गवर्नमेंट या आरबीआई, गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी से, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कोशिश करता है कि लोगों के पास मनी ज़्यादा रहे हाथ में, ताकि वो चीज़ें ज़्यादा खरीद पाए, डिमांड बढ़ा पाए इकोनॉमी की, और फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो ये जो कम इन्फ्लेशन की दिक्कत थी वो सही हो जाए। अगर उल्टा सिनेरियो है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि लोगों से पैसे ले लें, इनके हाथ में कम पैसे छोड़ते, ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं, ताकि डिमांड कम हो जाए और फिर इन्फ्लेशन भी कम हो जाए। अब इस केस में क्या हुआ, स्टैगफ्लेशन में ऐसी सिचुएशन है कि
अगर स्टैग्नेंट इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो इन्फ्लेशन वाला कंपोनेंट खराब हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन को ठीक करने की कोशिश करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेंगे, देखो इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ में कमी आती है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो लोगों के पास कम पैसे हो, कम डिमांड करें वो, तो इन्फ्लेशन कम करने में गवर्नमेंट को थोड़ा कम करने पड़ती है, ग्रोथ भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। लेकिन इस केस में पहले से ही कम चल रही है, अगर इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेंगे तो इकोनॉमी और डाउन होती चली जाएगी, अगर इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल ऑपोजिट मेजर्स चाहिए होते हैं इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और इस वाले सिनेरियो में वो दोनों ऑपोजिट प्रॉब्लम्स एक साथ हो गई, तो इसलिए हैंडल करना मुश्किल होता है, और इंडिया में कई बार ये होता है स्टैगफ्लेशन। तो ये था फिलिप्स कर्व। अब हम जाते हैं नेक्स्ट कर्व पे, जो है लेफर कर्व। Laffer curve. Laffer curve is about tax rate and tax revenue. टैक्स का जो रेट है और जो गवर्नमेंट लगाती है, और गवर्नमेंट को क्या टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। अब हमें सोचे तो ऐसा लगता है कि भाई जितना टैक्स रेट होगा उतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, 10% है उसमें कम होगा, 20% में गवर्नमेंट को और मिलेगा, 30% कर दोगे तो और टैक्स आएगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ये कर्व हमें बताती है कि एक पॉइंट के बाद ज़रूरी नहीं होता है कि रेवेन्यू बढ़ता ही रहे। इन्वर्टेड यू शेप कर्व होता है ये, और इसमें क्या होता है, जो रेवेन्यू है वो एक पॉइंट तक तो बढ़ता रहेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो नीचे आना शुरू कर देता है, वो गिर जाता है। लेट्स से जब आपका टैक्स रेट जो है वो 10% है, तो गवर्नमेंट को इतना ही रेवेन्यू मिल रहा है, यहाँ पे है रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, और यहाँ पर है रेट, टैक्स रेट। तो गवर्नमेंट को जब 10% है तो इतना रेवेन्यू मिल रहा है। अब गवर्नमेंट ने 20% कर दिया तो गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लग गया, अब लोग अपना 20% दे रहे हैं गवर्नमेंट को। लेकिन जब गवर्नमेंट ने 30% टैक्स किया, 30% टैक्स रेट, तो घटना शुरू हो गया। लोगों को लगा यार बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, वो कोशिश करते हैं टैक्स इवेड करने की, कि देना ही ना पड़े, ब्लैक मनी आ जाता है, कोशिश करते हैं लॉ में लूप होल्स को मिसयूज़ करने की। तो उस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कम मिलने लगता है। तो इसलिए ये इन्वर्टेड यू होता है कि एक पॉइंट के बाद जब टैक्स रेट बढ़ाओगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। दिस वॉज लेफर कर्व। नेक्स्ट कर्व है ओके, रिस्क एंड रिटर्न कर्व। रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न कर्व, ये तो हमारी लाइफ में भी अप्लाई करता है कि जिन चीज़ों में रिस्क ज़्यादा है पॉसिबिलिटी है रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो इफ़ रिस्क इज़ हाई तो रिटर्न इज़ हाई, इफ़ रिस्क इज़ लेस देन रिटर्न इज़ ऑल्सो लेस। अब आप अगर एफडी में पैसे लगाओगे या गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ में पैसे लगाओगे, वहाँ पर रिस्क है ही नहीं, क्योंकि पूरे पैसे मिल जाएंगे, चांस ही नहीं है पैसा खोने का, तो रिटर्न भी कम मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर्स हैं या क्रिप्टो है, वहाँ पे बहुत रिस्क है आपका पैसे ना मिलने का, पॉसिबिलिटी है कि जितना लगाए उतना भी ना मिले, फॉरगेट अबाउट गेटिंग मोर। तो रिस्क उसमें ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, तभी तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। लोग कोई बुद्धू थोड़ी, उन्हें पता है कि इसमें रिस्क है, इसमें पैसे जा सकते हैं हमारे जो हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि जब मिलेंगे पैसे तो चांस होगा ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए वो रिस्क ले लेते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो इसलिए ये डाउनवर्ड्स, ये जो है रिस्क और रिटर्न में अपवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा दोनों के बीच में। इसलिए इस वजह से देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, मोर रिस्क मीन्स मोर रिटर्न, रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा। दिस इज व्हाट दिस ग्राफ शोज, इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। देन वी हैव अनदर ग्राफ जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है, यील्ड कर्व। यील्ड वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा, यील्ड इंटरेस्ट रेट की तरह आप समझ लो यील्ड कर्व। ये यील्ड टू मैच्योरिटी ऐसे कह सकते हो, यील्ड टू मैच्योरिटी कर्व। तो ये दिखाता है कि भाई जितना टाइम पीरियड है कुछ बॉन्ड्स में, कुछ सिक्योरिटीज़ की को मैच्योर होने में, उसके अकॉर्डिंग यील्ड कितना होना चाहिए। इसके अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग है, मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है
इसको मैच्योर होने में ज़्यादा टाइम तक आपको पैसे लगाने पड़ रहे हैं, तो आप यील्ड भी तो ज़्यादा मांगो, यील्ड इंटरेस्ट समझ लो। तो इंटरेस्ट भी तो आपको ज़्यादा चाहिए ना, आप अपना कमिटमेंट दे रहे हो, ज़्यादा टाइम तक पैसे दे रहे हो। अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग है, नॉर्मली सिनेरियो में ये ऐसे होना चाहिए, अगर ये ऐसे है तो मतलब आपकी इकोनॉमी जो है इट इज़ डूइंग वेल और आगे ग्रोथ के ही चांसेस हैं, और दिस इज़ फाइन, दिस इज़ अ नॉर्मल सिनेरियो। अगर किसी सिनेरियो में ये फ्लैट है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या हो सकता है, इकोनॉमी मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है। पहले वाले में तो स्टेबिलिटी थी, इन्फ्लेशन भी स्टेबल होगी, इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशन स्टेबल है, ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन स्टेबल है। इस केस में आप अनसर्टेन हो अबाउट ग्रोथ, पता नहीं क्या होगी, इन्फ्लेशन पता नहीं क्या होगी, तो ये फ्लैट का वे दिखाता है। अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब है कि रिसेशन का सिग्नल है, ये रिसेशन होने वाली है, रिसेशन शो करता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब ज़्यादा टाइम के लिए पैसे लगा रहे हो तब भी इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो इट शोज रिसेशन। दिस इज़ नेगेटिव थिंग। हो सकता है फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बहुत गिर जाएंगे, तो लोगों को कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है नहीं, तो दिस शोज रिसेशन। तो दिस वॉज अबाउट योर, अदरवाइज इन नॉर्मल सिनेरियो इट इज़ गोइंग टू बी, अगर सब कुछ स्टेबल रहता है इकोनॉमी में, इट शुड बी अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये कुछ कॉमन कर्व्स थी जो ज़्यादा कॉमनली इंटरव्यू में या न्यूज़ में आप देखोगे। अगर कोई और कर्व आपको चाहिए या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन and we will definitely provide you. Thank you for watching the video till the end, and I hope this will be useful for you. Thank you.